हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में बताता हूं कि अभी तक हमने एचपी टेट की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स के हम पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं सॉल्व कर रहे हैं। हमने 3 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, 2022 के दोनों और 2021 का दिसंबर का पेपर। केमिस्ट्री के हमने पूरी पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल में जाके। फुल प्लेलिस्ट है दोस्तों, फुल एक्सप्लेनेड वीडियोज़ है। उसके बाद मैथ्स के हम सॉल्व कर चुके प्रीवियस ईयर के पेपर, फुल वीडियोज़ है, वो भी प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। केमिस्ट्री का कंटेंट पोर्शन, अगर आपको कंटेंट पोर्शन देखना है केमिस्ट्री का, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, तो आपको केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें हमने केमिस्ट्री के कंटेंट पोर्शन डाला है। मैथ और केमिस्ट्री का हमने प्रीवियस ईयर पेपर डाले हैं। तीनों प्लेलिस्ट आपको जाके मिल जाएगी, और फिजिक्स की प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे जाके मिल जाएगी। फिजिक्स के अभी तक 3 वीडियोस में डल चुके हैं, ये चौथा वीडियो होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप नए हैं, और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ, बीएड वाले दोस्तों के साथ, अपने बीएड के ग्रुपों में शेयर कीजिए चैनल को, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बॉडी इज टाइड विद द स्ट्रिंग एंड इट्स गिवन अ सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी v एंड रेडियस r। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज। देखो दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि एक बॉडी को हमने एक धागे के साथ, क्या है, हमने किसी वस्तु को धागे के साथ बांध रखा है, और हम उसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं, और इसकी वेलोसिटी v है और रेडियस क्या है, r है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा उस एक्सेलरेशन का? तो देखो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आंसर मैं आपको पहले बता दूं, वी स्केयर डिवाइड बाय आर। कैसे आंसर है, तो चलते हैं। देखो दोस्तों, सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है। जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है उसका होगा वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है। अब आपको वेलोसिटी ऊपर v ही दी है तो आप v डाल दोगे, रेडियस r दिया है तो r डाल दोगे, तो आपकी एंगुलर जो एक्सेलरेशन बन गया, जो आपका एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन बन गया आपका, वो बन गया v स्क्वायर डिवाइड बाय r, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे बात करें, द एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इज इन ट्रांसफर वर्क इज, वो है π/2। कितना है दोस्तों? π/2 है। किस किस का? वेव वेलोसिटी का और पार्टिकल वेलोसिटी का जो एंगल है। आगे चले दोस्तों, द ट्रांसफर वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ विच वेव प्रोपोगेट। Direction of wave velocity, hence the angle between particle velocity and the wave velocity is the transverse waves is π/2। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पर होती है, इसलिए π/2 होती है। ये मैं आपको मेरी जो केमिस्ट्री की वीडियो मैंने उसमें कराया है, वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नेगेटिव। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि डिस्टेंस आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और इसमें डिस्टेंस की जगह क्या प्रयोग किया गया है शब्द? टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ जो डिस्टेंस को ही बोलते हैं दोस्तों, टोटल पाथ लेंथ, जितना उसने लेंथ कवर की है। अब क्वेश्चन आगे है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रजिस्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज। तो दोस्तों, इसके सॉल्यूशन से ले जाने से पहले मैं आपको बात बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। V आपको पता होना चाहिए। आपको इसमें हीट दी है तो आपको हीट, आपको रेजिस्टेंस दिया है रेजिस्टेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि हीट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कुछ नहीं दोस्तों, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोला है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V = IR। अब आपको R तो आपको दिया है, रेजिस्टेंस तो आपको दिया है 4 ओम, परंतु R नहीं दिया। अब आपको R निकालने की दिक्कत है, ठीक है, R निकालने की दिक्कत है दोस्तों आपको। तो इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको आपको I निकालने के लिए, R तो आपको दिया है 4 ओम, I निकालने के लिए आपको कौन सा है? हीट का जो फॉर्मूला है, जो आपका कौन सा है, एनर्जी का फार्मूला होता है, ठीक है। H=I²RT, जिसमें I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है। इसमें जो आपका हीट है वो 100 जूल दे रखी है, आपकी जो करंट है वो हमारे को निकालना है, रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है? 1 सेकेंड दे रखा है, 1 सेकेंड दे रखा है। तो 100 जूल, इसको इधर ले जाओ तो 4 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो मतलब I² = 25। अब इसका रूट लोगे दोनों में तो I आ जाएगा आपका
5, आई आ जाएगा 5। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। आई क्या आ गया आपका 5 आ गया दोस्तों। तो आई को क्या है, अब इस फार्मूले में डाल दीजिए, सिंपल V इज इक्वल टू आई आर वाले फार्मूले में डाल दीजिए। आई क्या आ जाएगा आपका 5 और रेजिस्टेंस आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 20 वोल्ट का है। ठीक है, तो ये समझा है आपको बात। आपको क्वेश्चन देख के लगाना है पता कि इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा। V इज इक्वल टू आई आर, पर आपको आई निकालना है, पर आपको इसकी जो उसने पावर कंज्यूम्ड की है 100 जूल की, वो दे रखी है कि कितना उसने वर्क किया, कितनी पावर कंज्यूम्ड की ये, और उसने आई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर टी। आर आपको पता है, टी आपको पता है, एच पता है, तो वहाँ से आपने आई निकाल दी। और अच्छा, आप एक कन्फ्यूज हो रहेंगे, मैंने भूल गया बताना कि टाइम कहाँ से आया। देखो टाइम कैसे आया, इन्होंने बोला है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकंड, तो इन्होंने क्या बोला, ईच सेकंड, यहाँ से आया टाइम। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अ पर्सन इन 6 फीट हाउ टॉल मस्ट वर्टिकल मिरर ही इफ ही इज एबल टू सी हिज एंटायर लेंथ। अगर आपको एक प्लेन मिरर के सामने खड़ना और अपनी पूरी लेंथ देखनी है, तो आपको शीशे की हाइट कितनी लगभग चाहिए, तो मैं बता दूं हाफ। इस ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ भी पर्सन 6 फीट या पर्सन 5 फीट लॉन्ग है, तो उसको कितनी हाइट चाहिए, जो उसकी हाइट से आधा उसको मिरर चाहिए। मतलब अगर 6 फीट है तो उसको 3 फीट है, उसको मिरर चाहिए ही चाहिए। ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर देखते हैं। टू व्यू एन इमेज ऑफ योर सेल्फ इन द प्लेन मिरर यू विल नीड एन amount of mirror equal to 1/2 of your height. A 6 feet tall man needed 3 feet of mirror, ठीक है, in order to view his entire image। ठीक है, तो कितना चाहिए, 6 फीट बंदे को 3 फीट का मिरर चाहिए, तो उसको आधा चाहिए लगभग। विच इज़ द नॉन सेंट्रल फोर्स, ठीक है, विच इज़ द नॉन सेंट्रल फोर्स। तो नॉन सेंट्रल फोर्स क्या होती है, जो नॉन सेंट्रल फोर्स होती है, सेंट्रल फोर्स होती है जो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन में काम करती है। जैसे कि देखो, सेंट्रल फोर्स द फोर्स विच इज डायरेक्टली टुवर्ड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। कि क्या है, फोर्स विच डायरेक्टली टुवर्ड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से रिलेशन है इसका, ऑफ द गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स। द इलेक्ट्रिसिटी फोर्स आल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस एंड is inversely proportional to the square of the distance. Nuclear force do not follow the inverse square law। ठीक है, तो इनका बोलने का मतलब है इसमें जो आपने ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इनवर्स लॉ को फॉलो करती है। मतलब ग्रेविटी आपकी जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है रेडियस के। ठीक है, और आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, परंतु न्यूक्लियर फोर्स ऐसी फोर्स जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन नहीं होती, इसलिए ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, नॉन सेंट्रल फोर्स है। आगे बात करें, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस। देखिए 3380 सेल्सियस डिग्री होता है। अब आ जाता है क्वेश्चन, वी कंबाइंड टू लेंसेज, वन इज कन्वेक्स एंड अनदर इज कनकेव हैविंग फोकल लेंथ f1 and f2। if the combination lenses have like concave lens then their combined focal length will be। उनकी combined focal length क्या होगी। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है। देखो आपको पता है पहले तो कि पावर क्या होती है 1/f। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर होती है डायोप्टर, यूनिट ऑफ पावर होती है डायोप्टर। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मतलब एफ पी इज इक्वल टू 1/f, और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, अब व्हेन टू और मोर लेंसेज आर when two and more lenses are kept in contact then the power of the combination lenses is sum। तो उनकी पावर क्या हो जाती है, सम हो जाती है। पावर ऑफ नंबर ऑफ लेंसेज इज कॉन्टैक्ट इज गिवन, इस तरह से पावर होती है वो। when two or more lenses are kept in contact then the power of the combination of the lens is the sum of the power of all lenses। तो मतलब पावर ऑफ लेंस क्या बन जाती है, जो आपने दोनों लेंस को जोड़ा है उनकी जो दोनों की पावर है उसका दोनों का जो सम आएगा वही पावर ऑफ उस मोटे दोनों को मिला के जो लेंस बना उसकी पावर भी वो हो जाएगी। अब पावर ऑफ एन नंबर ऑफ द लेंसेज इज कॉन्टैक्ट इज गिवन एज P1 P2 P3 Pn। इफ द कंबाइंड पावर इज द नेगेटिव देन द कंबाइंड लेंस इज द कनकेव। अगर दोनों की मिला के नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आपकी कंबाइंड लेंस कैसा है, कनकेव है, क्योंकि कनकेव में होता है नेगेटिव। इफ द कंबाइंड पावर इज द पॉजिटिव देन द कंबाइंड लेंस इज कन्वेक्स। अगर दोनों की पावर मिला के, ठीक है, दोनों की मतलब आपने एक लेंस मिलाया और दूसरा भी मिलाया प्लस की, और दोनों की पावर मिला के पॉजिटिव आ रही है, मतलब पॉजिटिव कोई भी वैल्यू आ रही है, मतलब +2 आ गई,
तो वो क्या है, कन्वेक्स लेंस, और नेगेटिव आ रही है तो वो है कनकेव लेंस। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब साइन कन्वेंशन फॉर कन्वेक्स लेंस इज एन शोन। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन है। मैं साइन कन्वेंशन में आपको यही समझा दूं कि जैसे ये लेंस है, ठीक है, लेंस है, आपको पता है कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको पता है दोस्तों, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पता है, तो ये इसकी क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये इसकी क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जो इस तरफ को होती है वो सारी नेगेटिव, इस तरफ को होती है वो पॉजिटिव। ठीक है, नीचे को क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है, ये वाली नेगेटिव, ठीक है, नीचे को ये वाले भी नेगेटिव, ऊपर को ये पॉजिटिव, ऊपर को ये पॉजिटिव, ऊपर को यहाँ को भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है पता लग गया। अगर कोई चीज़ इस यहाँ है तो वो नेगेटिव है, यहाँ है कोई चीज़ तो पॉजिटिव है, नीचे को कोई चीज़ है तो वो नेगेटिव है, ऊपर को कोई चीज़ है तो पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको साइन कन्वेंशन के रूल समझ आए होंगे। आगे चलते हैं। फॉर द कन्वेक्स लेंस द फोकल लेंथ इज द पॉजिटिव, सो द पावर इज पॉजिटिव। फॉर कन्वेक्टिव लेंस द फोकल लेंथ इज द नेगेटिव, द पावर इज द नेगेटिव। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होती है, कन्वेक्टिव लेंस में नेगेटिव होती है और कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होती है। तो दोस्तों बात करें तो पावर P1, तो कन्वेक्स इज द हैविंग अ फोकल लेंथ F2, इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, और कनकेव की होती है नेगेटिव फोकल लेंथ, तो ये नेगेटिव लगा दिया साइन। P फोकल लेंथ का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/F, तो ये नेगेटिव में, इनको कंबाइन किया तो 1/F1 माइनस 1/F2। ठीक है, इससे ओवरऑल पावर इज द नेगेटिव एज अ कंबाइंड लेंस इज द कनकेव। तो ओवरऑल पावर क्या है, नेगेटिव, इसलिए ये क्या है, कनकेव लेंस है। ठीक है, तो इट से दैट इसके बाद क्या आएगा, 1/F1। सो हमने क्या किया, 1/F1 हमने क्या किया, मान लो आपने इस तरह लिखी है 1/F1, ठीक है, माइनस 1/F2, तो आपने क्या किया, एक तरफ ले गए इनको, तो ये आ गया 1 इक्वल टू के परे ले गया, ऐसा मान लो F/F1, और ये आ गया 1/F2। ये बड़ा है तो इनको इस तरफ साइन कर दिया। ठीक है, इस तरफ साइन कर दिया, तो अब इसको क्या हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो ये आ जाएगा F2। ठीक है, F2 और F1 ग्रेटर आ जाएगा, तो F1 इज द ग्रेटर देन F2। तो इसका जो आंसर होगा आपका, जो हमने क्वेश्चन किया, वो होगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, इतनी जो राम कहानी मैंने पढ़ाई, इसे याद को रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये सीधा पता होना चाहिए कि पावर जो इसकी होती है फोकल कनकेव लेंस की, वो कन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होती है, कनकेव लेंस की नेगेटिव होती है। बस पावर का फार्मूला लिखो, उसका नेगेटिव लगा दो कनकेव के साथ, उनको कंबाइन करो, तो कंबाइन करके आपको पता लग जाएगा कि क्या है, इट्स द ओवरऑल पावर इज द नेगेटिव एज द कंबाइंड लेंस इज द कनकेव। तो कंबाइंड लेंस क्या है, कनकेव है। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, ये वाला ये यहाँ से आपको ये इस तरफ ले जाना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, और ये आपका F1 इज द ग्रेटर देन F2 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में चले तो हाइजन प्रिंसिपल लाइट इज फॉर्म ऑफ, तो हाइजन प्रिंसिपल के हिसाब से लाइट जो थी वो वेव की फॉर्म थी। किसकी फॉर्म थी, वो वेव की फॉर्म थी। द वेव एक्सप्लेनेशन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, तो वेव के फॉर्म में चलती थी। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। हाइजन प्रिंसिपल स्टेट दैट every point of the wave front is itself the source of the spherical wavelet, the sum of these wave front form the wave fronts। ठीक है, तो ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बताते हैं कि किसकी यूनिट मिलान कीजिए, तो आपको पता है टाइम की सेकंड होती है, प्रेशर की पास्कल होती है, हीट की जूल होती है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की फैराडे आ गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब आ जाता है कि द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज मिनिमम। कहाँ होती है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम, मून पे होती है दोस्तों। कहाँ होती है, मून पे होती है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम, मून पे। व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमेशा ध्यान रखना, अंडर एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप अंडर वीटी ग्राफ देता है एक्सेलरेशन। तो ये एरिया की बात कर रहा है, तो ये देगा डिस्प्लेसमेंट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू द, ग्रीन इफेक्ट होता है इंफ्रारेड वेव्स की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इंफ्रारेड वेव की वजह से। और दोस्तों इसके साथ मैं एक बात भी बताना चाहूँगा, अगर आप मैं क्विज डालता हूँ रोज़ मैं आपसे को 4 से 5 क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है, मेरे चैनल पर, तो वहाँ भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू द, ठीक है, तो अगर आपने वो भी अटैम्प्ट किया तो आपको पता है कि इंफ्रारेड किससे होता है, इंफ्रारेड रेज। तो मैं जो क्विज डालता हूँ उसे भी अटैम्प्ट किया कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए कि ताकि आपको
नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ऐसे मैं पढ़ाते हुए बीच में नहीं बोलता, परंतु आज बोल दिया। आगे चलते हैं। जी इज द ये हो गया दोस्तों। देखो अंडर वीटी ग्राफ का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डज अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये क्वेश्चन हो गया। व्हाट डज द अंडर वीटी ग्राफ, ये हो गया। ग्रीन हाउस हो गया। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द कॉज्ड बाय टू इंफ्रारेड रेज, किससे होता है? इंफ्रारेड रेज से होता है। और इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस वेयर इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन इज observed by water vapor and certain gases is the atmosphere that increases the atmosphere temperature of earth। तो क्या करती है ग्रीन हाउस गैसेज का काम? क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने का काम होता है ग्रीन हाउस गैसेज का। वो ट्रैप कर देती है इंफ्रारेड वेव्स को अंदर ही, रेडिएशन को अंदर ही, और बाहर नहीं जाने देती, तो गर्मी पैदा होती है जिसकी वजह से। इतना ही था ये। अब क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस ऑफ आइडल वोल्ट मीटर। देखो दोस्तों, रजिस्टर ऑफ आइडल वोल्ट मीटर होता है 0, और रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर होता है 0, रजिस्टर ऑफ आइडल वोल्ट मीटर होता है इन्फिनिटी। तो एमीटर होता है रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर 0 और वोल्ट मीटर इन्फिनिटी। आगे बात करें तो इक्वल क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज व्हेन साउंड एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। वेवलेंथ आपको पता है कि वेवलेंथ क्या चेंज हो जाती है? बैंड होता है, कुछ होता है, बैंड होती है वेवलेंथ, तो वो चेंज हो जाती है उसकी। ठीक है, परंतु जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। स्पीड भी आपकी क्या है? एक मीडियम से दूसरे पे जाओगे। अगर आपने कांच के गिलास से अपनी या सॉलिड लिक्विड में भी चेंज, सॉलिड में लग होती है, लिक्विड में लग होती है, गैस में लग होती है स्पीड ऑफ साउंड, तो वो चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे में, परंतु फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना। एंड आइडल एमीटर है 0 रेजिस्टेंस। ठीक है, और साउंड वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम एंटर अनदर मीडियम, देन द क्वांटिटी दैट चेंज आर द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ठीक है दोस्तों, अब आ जाता है एस्केप वेलोसिटी फॉर बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ द बॉडी इज द प्रोजेक्टेड एट द एंगल ऑफ 45 एट द वर्टिकल, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी। देखो दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी ऑफ जो बॉडी है वो 11.2 किलोमीटर रहेगी, क्योंकि जो एस्केप वेलोसिटी है वो एंगल पे एंगल से इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट नहीं होती है एंगल पे। ठीक है, जो उसकी एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो यहाँ पे आपको उसका आंसर मिलेगा कि एस्केप वेलोसिटी इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सो द एस्केप वेलोसिटी फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री विल आल्सो बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब आपका 11.2 जो हमारे आंसर में है 2, हमारे पेपर में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी जो आपने ध्यान रखना है, एस्केप वेलोसिटी होती है इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल। ठीक है, उसको आप मतलब इसका मतलब कि आप जो एक्सकेप करने के लिए, पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए वो क्या है? इंडिपेंडेंट होती है एंगल से। आगे बात करें, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। देखो बोल रहा है कि स्पीड ऑफ जो किसी प्रोजेक्टाइल है वो कितनी है? इट मैक्सिमम हाइट इन द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, देन द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इज। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मूला है कि एट मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट सीजीज एंड ओनली द हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट ही प्रेजेंट होता है, जिसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। क्या है? v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम हम क्या करेंगे? v इक्वल टू यू बाय 2 कर देंगे। तो u बाय 2 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। मतलब आपको बोला है ना कि इनिशियल वेलोसिटी की हाफ है, क्वेश्चन में बोला है ये चीज़ कि मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी तो u बाय 2 आ गया। u बाय 2 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। अब क्या करोगे आप? u को, जो ये वाला u है, ये वाला u है, इसको इसके नीचे ले आओगे। ठीक है, और ये नीचे आएगा तो u से u कट जाएगा। ठीक है, तो बच गया क्या आपके पास? क्या बच गया आपके पास? आप क्या जो बचेगा वो बचेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 बच गया। आपको पता है कि कॉस 60 पे 1/2 होता है, तो कॉस से ये कॉस कट जाएगा। ठीक है, कॉस, और आपका आंसर क्या जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 60 बच जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 60 बच जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट करिए अभी,
वीडियो के बीच में ही कमेंट करके बोलिए कि हाँ जी सर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। देखिए 60 डिग्री इसका आंसर है। ए अननोन मटेरियल कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, द मटेरियल यूज्ड इज। देखो मैंने आपको पिछले पेपर में भी बताया है कि जो ऐसा मटेरियल जो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ उसकी क्या कंडक्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये मटेरियल होगा सेमीकंडक्टर। हमेशा ध्यान रखना सेमीकंडक्टर होता है जो इंक्रीज होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। Semiconductor are the device which comes between the conductor and the insulator. The resistance of the semiconductor decrease, ठीक है, तो resistance of the semiconductor decrease with increase in temperature दोस्तों, तो increase होता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, आगे बाकी आप इसको पढ़ना तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। न्यूटन इज इक्वल टू, दोस्तों न्यूटन किसके इक्वल होता है, तो न्यूटन होता है किलोग्राम वेट। ठीक है, ठीक है, देखो दोस्तों न्यूटन होता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो वेट होता है आपका वो होता है 9.8 न्यूटन। सो द वेट ऑफ द 1 kg इज 9.8 न्यूटन। वी कैन से दैट द 1 kg किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 1.98 न्यूटन। तो दोस्तों एक तो मैंने आपको बता दिया कि किलोग्राम वेट तो होता है। अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 1 kg एफ भी इसी की वैल्यू होती है क्या, न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg एफ भी होता है। अगर होता है, अगर आपको लगता है कि होता है तो आप आंसर करोगे सी कमेंट बॉक्स पे, बोथ ए एंड बी। और अगर आपको लगता है नहीं तो आप आंसर करोगे बी। तो जितने भी मेरी वीडियोस देखेंगे दोस्तों, यहाँ तक जो पहुँचा है उनके लिए टास्क है कि वो कमेंट पे जाके जरूर लिखे, ढूंढे अपने आप और जरूर लिखे इसका आंसर। ठीक है, अब पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ, देखो दोस्तों पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। आगे चलते हैं। मनुष्य कितनी ध्वनि का श्रवण सीमा क्या है, मनुष्य ऑडिबल जो रेंज है ह्यूमन बीइंग के लिए वो कितनी है। तो दोस्तों याद रखना उसको हर्ट्ज में बोलेंगे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। परंतु जब आप इसको किलो हर्ट्ज में बोलेंगे तो आप बोलेंगे 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 2 किलो हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज। आगे चलते हैं। देखो पर सेकंड इज द डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द साइड एडजेसेंट टू द वर्टिकल ऑक्यूपाइड बाय अ स्टार हुज पैरेलल एंगल इज 1। ठीक है, पर सेकंड ऐसे मोटा मोटा तो डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर इनवर्स, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो आगे चलें। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द वोल्ट पर मीटर। आगे बात करें, मिराज इज द फिनोमिना ड्यू टू द, देखो मिराज होता है जो फिनोमिना ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो गया, किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यह रिपीट होगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये देखो कूल एयर होती है। ठीक है, डायरेक्टली साइड टू द स्काई, लाइट रे फ्रॉम स्काई। तो हमारे को क्या लगता है, हमारे को जो रिफ्लेक्शन शो होती है नीचे बालू में आसमान की, हमें को लगता है कि पानी है। ठीक है, मिराज इज द ऑप्टिकल इल्यूजन कॉज्ड बाय द फिनोमिना टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू लाइट। मिराज हैपन इन अ हॉट सनी डेज क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडाइन एंड द जियोग्राफिकल मेरिडाइन इज कॉल्ड, दोस्तों एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडाइन एंड द जियोग्राफिकल मेरिडाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने क्विज में भी डाला था कि एंगल ऑफ मैग्नेटिक मेरिडाइन एंड जियोग्राफिकल मेरिडाइन क्या है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडाइन एंड द जियोग्राफिकल मेरिडाइन इज द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब आ जाता है कि डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली विथ, देखो दोस्तों डिमिनिश्ड और जो वर्चुअल, ये बात ध्यान रखना कि जो आपके कनकेव मिरर है और कन्वेक्स लेंस है वो सेम जैसा बनाते हैं। जैसे कनकेव लेंस, जो आपका कनकेव लेंस है, जो कनकेव मिरर है और कन्वेक्स लेंस है, वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, सीधे उल्टी इमेज बनाते हैं हमेशा, और रियल इमेज बनाते हैं दोनों ही। बाकी आपका जो कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस, ये क्या है, ये रियल और वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ठीक है, और डिमिनिश्ड बनाते हैं।
तो ये इसका होगा डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज हमेशा कौन बनाता है, कन्वेक्स मिरर बनाता है। मैंने बोला था आपको कनकेवैक्स मिरर बनाता है, कनकेव मिरर क्योंकि रियल इमेज बनाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। Diminished virtual image can be formed only in a convex mirror because convex mirror is the diverging in the nature। ठीक है, आगे चलते हैं। A car move from x to y with the uniform speed v1 and returning from y to x with uniform speed v2। The average speed of the trip, देखो दोस्तों इसमें क्या है, स्पीड v1 से एंड रिटर्न फ्रॉम y टू x यूनिफॉर्म स्पीड v2 से। देखो उसके आने और जाने की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब एक साइड को जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड जा रहा है, दूसरी साइड को भी आ रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड में आ रहा है। ठीक है, तो इस एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप, देखो इस तरह के फॉर्चूनर का सीधा फॉर्मूला होता है टू इज इक्वल टू v1 v डिवाइड इंटू v2। ठीक है, v1 प्लस v2। ठीक है, ये सीधा फॉर्मूला ही पूछा है इन्होंने एक तरह से, v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। अगर इसमें कोई वैल्यू भी होती, v1 v2 की वैल्यू होती, मान लो यहाँ v1 की वैल्यू 2 है, v2 की वैल्यू 3 है, तो हम क्या करते, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 2 प्लस 3, तो आ जाता आपका 3 दूना 6 6 दूनी 12 डिवाइड बाय 5। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आता। तो ये हमेशा ध्यान रखना जब डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस सेम हो और ठीक है तो ये आपका फॉर्मूला लग जाता है 2v1 डिवाइड बाई v2 एंड 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। आगे चले दोस्तों। अ बॉडी ऑफ मास m kg स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट टू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ s। ठीक है, s मीटर, ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ s मीटर इन t सेकेंड, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। देखो दोस्तों क्या बोल रहे हैं, फोर्स की बात कर रहा है। फोर्स आपको पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बॉडी ऑफ मास m kg, देखो मास मतलब m, तो इन्होंने m दे दिया, मास की वैल्यू इन्होंने m दे दी है। मैम kg स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ s मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन्होंने, डिस्टेंस दिया इन्होंने s मीटर, s मीटर इन द टाइम, टाइम दिया इन्होंने t सेकेंड, t सेकेंड, t सेकेंड। तो ये पूछ रहे हैं कि देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो देखो आपको फोर्स निकालनी है, मास पता है आपको, मास है m। ठीक है, बोला इस क्वेश्चन में कि मास क्या है m, एक्सेलरेशन नहीं है आपको पता, तो आप एक्सेलरेशन निकालोगे। पर आपको पता है क्या है, डिस्टेंस है, टाइम पता है और मास पता है, तो आपको पता है कि आप कैसे निकाल सकते हो एक्सेलरेशन। देखो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इसमें लगेगा वो लगेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये डिस्टेंस टाइम का रिलेशन है, जो इसके 3 रिलेशन है। ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2s। तो ये 3 आइडेंटिटी से इसे याद रख लीजिएगा। तो देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया है s मीटर, इसमें यू टी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जो इसकी हाफ एक्सेलरेशन कितना है, देखो दोस्तों नीचे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अ बॉडी हैज स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट एंड ट्रैवल डिस्टेंसेस, कंसीडर द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द दिस बी अ, ठीक है, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। सॉरी दोस्तों में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2s। ठीक है, 2as, और मैंने कौन सी लगाई थी, डिस्प्लेसमेंट वाली लगाई थी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको भी लगाओगे तब भी इससे हो जाएगा। ठीक है, इसको लगाओगे तब भी इसको हो जाएगा। आप चाहे, आपको निकालने की इसकी वैल्यू, आपको निकालनी तो एक्सेलरेशन की ही वैल्यू है। ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, निकालनी तो आपको एक्सेलरेशन की ही वैल्यू है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो जब मेरे वाले तरीके से करेंगे, लगा लेते हैं यहाँ पे लाइन, जो मैं आइडेंटिटी लगा रहा था वो लगा के देखते हैं। देखो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, हमें पता है, हमें निकालनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो हमने क्या लगा दी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 डाल दो, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एस है, बोला इसमें एस मीटर, हाफ एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, टाइम इन्होंने टी सेकंड ही दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप अब क्या करेंगे, आप इसको एक्सेलरेशन को एक तरफ रखिए और सब कुछ एक तरफ ले आइए। तो एक्सेलरेशन इधर आ गया, एक्सेलरेशन इधर आ गया, एस के साथ चल गया आपका 2। ठीक है, एस के साथ चल गया आपका 2 और टाइम स्क्वायर आ गया नीचे।
तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ए। अब इसके जगह इस फोर्स में डाल दीजिए ये वैल्यू, फोर्स एम, तो मास एम ही है, बाकी एस और 2 आ गया इधर, 2 ms बन गया ऊपर और नीचे बन गया t², 2 ms t² इसका आंसर आएगा दोस्तों, 2 ms t² इसका आंसर आएगा, 2 ms t² दोस्तों इसका आंसर आएगा। ठीक है, न्यूटन। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये वाला ये तीसरी प्रॉपर्टी v² = u² + 2s, इनिशियल वेलोसिटी इसमें भी 0 होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इसमें भी s हो गया और ये फाइनल वेलोसिटी v² होगा। तो इन्होंने क्या किया, a को एक तरफ ले गए, u² - v² v² - u² 2s का इन्होंने कर दिया। तो v इज द फाइनल स्पीड, u इज द इनिशियल स्पीड एंड s इज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, एक्सेलरेशन यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो इन्होंने 0 डाल दी, तो v² = 2s आ गया। उसके बाद इन्होंने v = at किया दूसरी इक्वेशन में, फिर से इन्होंने यहाँ दूसरी इक्वेशन निकाली, v = at किया। ठीक है, अब पुटिंग 2 in 1, अब v की वैल्यू क्या है 1 में डाल दी, 80, इसकी वैल्यू इसमें डाल दी। ठीक है, तो आपके पास आया गया इसमें a² t² / 2s। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 2s / t²। तो अब इन्होंने फोर्स वाला लिया, तो फोर्स में ma, तब इसमें वैल्यू डाली और तब आंसर निकाला इतना बड़ा करके। तो इससे अच्छा जो मैंने आपको बताया उसे फिर से बैक करके, जो वीडियो को बैकवर्ड जाके मेरे वाले तरीके को फिर से ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही लंबा है तो इसे रहने दीजिए। आगे चलते हैं कि 2 ohm 2, 3 और 6 3 कैपेसिटर है जिनकी है वैल्यू 2, 3 और 6 कनेक्टेड इन द सीरीज टू अ 10 वोल्ट सोर्स, द चार्ज ऑफ द 3 कैपेसिटर इज। देखो दोस्तों, में कुछ नहीं करना है। कैपेसिटर इज द डिवाइस, पहले सुन लेते हैं कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर इज द डिवाइस विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, 2 कंडक्टिव प्लेट्स। ठीक है, एनर्जी कैन बी स्टोर, तो स्टोर करते हैं हम इसमें एनर्जी। इन अ कैपेसिटर 2 कंडक्टर प्लेट्स आर कनेक्टेड पैरेलल टू द ईच अदर एंड separated by the insulating medium carrying charge is equal magnitude and opposite sign. The space between the two plates can be neither be vacuum or an electric insulator such as glass, paper, air or semiconductor called a dielectric. ठीक है, तो कैपेसिटर इन सीरीज, जब कैपेसिटर आप सीरीज में लगाओगे तो 2 or more कैपेसिटर आर कनेक्टेड one after another such that the same charge get generated and on. ठीक है, तो सेम when two on all of them then it is called the capacitor in the series. तो 2 or more कैपेसिटर जब आप जोड़ोगे connected one after another such that the same charge gets generated on all of them, that is called the capacitor in series. The net capacitance and equivalent capacitance इज द सीरीज इज इक्वल टू, तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है कैपेसिटर में सीरीज को इस तरह से लिखते हैं, रेजिस्टेंस में हम सीधा लिखते थे। और इसमें जो हम सीरीज को, जैसे हम रेजिस्टेंस में हम सीरीज को पैरेलल वालों को लिखते थे, इसमें हम क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पैरेलल वालों को सीरीज वालों की तरह लिखते हैं। जैसे हम रेजिस्टेंस में सीरीज वालों को लिखते थे, इसमें हम पैरेलल वालों को लिखते हैं, उसमें लिखते हैं R1 R2 R3, इसमें C1 C2 C3। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि इन्होंने 2, 3 and 6 वैल्यू के कनेक्टेड इन द सीरीज टू 10 वोल्ट सोर्स, इस तरीके से दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, 1/2, 1/6 और 1/3। देखो इन्होंने बोला सीरीज में जोड़े हैं तो हम क्या करेंगे, 1/C, 2, 6 और 3 डाल दिया, इनका एलसीएम ले लिया तो आ गया 6/6। तो आपका कैपेसिटर आ गया 1 UF। ठीक है, उसके तो हमारे को बोला चार्ज निकालने को, तो आपको पता है कि हमारे को चार्ज बोला है हमारे को बोला है निकालने को, क्या बोला है दोस्तों हमारे को, ठीक है, हमारे को निकालना है चार्ज। तो एट द लास्ट आपको क्या करना पड़ेगा, V क्या है आपका 10 वोल्ट। ठीक है, कैपेसिटर क्या है 1 UF, तो आपको क्या है चार्ज की जगह डालना पड़ेगा सीधा 1 × 10 और यह आ जाएगा 10 UC। ठीक, क्या जाएगा 10 UC। तो ये वाला जो ये है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, का चार्ज इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। लास्ट में जाते मुझे बताया कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को बोला ना, जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिसका कमेंट अच्छा होगा, जिसका आंसर सही होगा, मैं उसको पिन कर दूँगा। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आपका प्यार की वजह से मेरा चैनल ग्रो हो रहा है। और इसे और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।